नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सीधे दिल पर लगता है, बचपन की यादें। लेकिन देखिए, हम यहाँ उन मीठी मासूम यादों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन कड़वे और शुरुआती अनुभवों की, जब किसी बच्चे का सामना जिंदगी में पहली बार सामाजिक भेदभाव से होता है। ये अनुभव किसी की पहचान को कैसे बदल देते हैं और आगे चलकर क्रांति या विद्रोह का बीज कैसे बनते हैं। सच कहूं तो ये सफर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हम भी तो इंसान हैं। एक पल के लिए इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। ये कोई आम शब्द नहीं है, ये सम्मान की मांग करती हुई एक आवाज़ है। ये बात बामा नाम की एक छोटी बच्ची ने कही थी। आज हम ऐसी ही दो बिल्कुल अलग पर दिल छू लेने वाली ऐतिहासिक कहानियों पर चर्चा करेंगे। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन किन हिस्सों से गुजरने वाले हैं। पहला, द लैंड ऑफ एप्पल्स। दूसरा, अ स्पिरिट सबड्यूड। तीसरा, द वाइब्रेंट बाजार। चौथा, अंडरस्टैंडिंग अनटचेबिलिटी। और आखिरी में हम देखेंगे पाथ्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये कहानियां दुनिया के दो अलग कोनों से हैं, पर इनमें किनारे कर दिए जाने का जो दर्द है ना, वो बिल्कुल एक जैसा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जिसका नाम है द लैंड ऑफ एप्पल्स। हम चलते हैं लेट 19th सेंचुरी के अमेरिका में। यहां हमारी मुलाकात होती है ज़ित्काला सा से, एक नेटिव अमेरिकन लड़की जिसे उसके घर और उसके परिवेश से निकालकर अचानक कार्लाइल इंडियन स्कूल में डाल दिया गया है। वहां की बर्फीली ठंड और एकदम अनजान तौर तरीके उस छोटी सी बच्ची के लिए कितने डरा देने वाले थे, इसका हम और आप बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। अब जरा इस बदलाव को समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ ज़ित्काला सा के अपने आरामदायक सांस्कृतिक पहनावे थे, नरम मॉकेसन्स और ब्लैंकेट्स, और दूसरी तरफ थे वो नए कपड़े जो उस पर जबरदस्ती थोपे गए थे। आवाज करने वाले कठोर जूते और शरीर से बिल्कुल चिपके हुए कपड़े। ज़ित्काला सा बतरती हैं कि इन कठोर जूतों और कपड़ों ने उन्हें बहुत शर्मिंदा कर दिया था। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ सिर्फ कपड़े नहीं बदले जा रहे थे, दरअसल एक तरीके से उनकी पहचान ही मिटाने की कोशिश हो रही थी। और खाना खाने का तरीका, वो तो किसी फैक्ट्री या मशीन जैसा था। पहली घंटी बजी चेयर खींचो, दूसरी घंटी बजी सब बैठ जाओ, तीसरी घंटी छुरी कांटे से खाना शुरू करो। ये ईटिंग बाय फॉर्मूला इतना अजीब और डरा देने वाला था कि जब दूसरी घंटी बजने तक सब खड़े थे और ज़ित्काला सा भूल से पहली घंटी में ही बैठ चुकी थी, तो वो इतनी घबरा गई कि तीसरी घंटी बजने पर उसने रोना ही शुरू कर दिया। बच्चों को बिल्कुल किसी सेना की तरह कंट्रोल किया जा रहा था। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, अ स्पिरिट सबड्यूड। सबसे बड़ा सदमा तो ज़ित्काला सा के लिए अभी बाकी था। यहां बात सिर्फ खाने या कपड़ों की नहीं थी, बात उनके बालों की थी। उनकी आदिवासी संस्कृति में लंबे बाल सम्मान और शौर्य का प्रतीक माने जाते थे। छोटे बाल सिर्फ दुश्मनों द्वारा पकड़े गए कायर योद्धा या शोक मनाने वालों के होते थे। और अब स्कूल वाले उनके वही सम्मान के प्रतीक, उनके लंबे बाल काटने वाले थे। सोचिए उस वक्त उस छोटी बच्ची के दिल पर क्या बीत रही होगी। जब ज़ित्काला सा को पता चला कि उनके बाल काटे जाने वाले हैं, तो उन्होंने तय किया कि वो चुपचाप हार नहीं मानेगी। अपने उन्हीं आवाज करने वाले नए जूतों में वो दबे पांव किसी तरह ऊपर एक अंधेरे कमरे में गई और एक बेड के नीचे जाकर छुप गई। वो सांस रोके वहां अंधेरे में बैठी थी, जबकि बाहर लोग उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। सच में ये खामोश विद्रोह रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि अब मैं एक चरवाहे द्वारा हांके जाने वाले छोटे जानवरों में से एक थी। आखिरकार उस बच्ची को ढूंढ ही लिया गया, उसे घसीटकर बाहर निकाला गया, कुर्सी से कस के बांध दिया गया, और जब तक उसने कैंची के ठंडे ब्लेड को अपनी गर्दन पर महसूस नहीं किया, वो लगातार अपना सर हिलाकर विरोध करती रही। जब उसके घने बालों की छोटी काट दी गई ना, तब जाकर उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई। ये सिर्फ बाल काटना नहीं था, ये एक आत्मा को फिजिकली कुचल देने जैसा था। चलिए अब कहानी थोड़ी सी बदलते हैं और चलते हैं तीसरे हिस्से पर, द वाइब्रेंट बाजार। यहां माहौल थोड़ा अलग है। अब हम 20वीं शताब्दी के भारत में हैं। यहां हमारी मुलाकात होती है एक छोटी सी तमिल दलित लड़की से, जिसका पेन नेम है बमा। बमा का स्कूल से घर आने का रास्ता वैसे तो सिर्फ 10 मिनट का था, पर सच मानिए बाजार की रौनक ऐसी थी कि उसे आने में पूरा 1 घंटा लग जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि बम्मा को रास्ते में क्या क्या नहीं दिखता था। तमाशा दिखाते बंदर, सपेरे, 3 दिन से लगातार पेडल मार रहा एक हैरादंगे साइकिल वाला, मंदिर का पोंगल, मिठाई की दुकानें, नुक्कड़ नाटक, और हाँ, कॉफी को बहुत दूर से उछालकर ठंडा करते हुए वो वेटर्स। ये सारी दिलचस्प चीजें उस बच्चे के कदमों को वहीं रोक लेती थीं।
ये दिखाता है कि बम्मा का बचपन शुरुआत में कितना मासूम और खुशियों से भरा हुआ था। पर दोस्तों, ये मासूमियत की दुनिया हमेशा ऐसी नहीं रहती। हमारे चौथे हिस्से अंडरस्टैंडिंग अनटचेबिलिटी में ये दुनिया अचानक टूटने वाली है। अपने उसी खुशनुमा रास्ते से होते हुए जब बामा एक दिन गली के नुक्कड़ पर पहुंचती है, तो वहां उसका सामना एक ऐसी कली सच्चाई से होता है जो उसके देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देता है। बामा वहां देखती है कि उनकी कम्युनिटी का एक बेहद सम्मानित बुजुर्ग डोरी से पकड़कर एक छोटा सा पैकेट ला रहा है। उसमें शायद वड़ाई थी। एक बच्ची की मासूमियत देखिए। शुरुआत में बामा को यह सब बड़ा हास्यास्पद लगा। एक इतना बड़ा आदमी और वो पैकेट को इस तरह से बिना छुए पकड़कर चल रहा है जैसे वो गिर ही जाएगा। बामा को तो लगा कि ये कोई मजाक चल रहा है और वो तो हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। लेकिन जब बामा ने घर आकर अपने बड़े भाई अन्नन को ये मजाकिया किस्सा सुनाया, तो अन्नन बिल्कुल नहीं हंसे, बल्कि उन्होंने बामा की उस हंसी को एक ही पल में शांत कर दिया। अन्नन ने समझाया कि वो बुजुर्ग किसी हंसी का पात्र नहीं थे, बल्कि समाज की कड़ी सच्चाई का शिकार थे। ऊंची जाति के लोग ये मानते हैं कि अगर नीची जाति का कोई व्यक्ति उनके खाने को छू लेगा तो वो अपवित्र हो जाएगा। बस इसीलिए उस बुजुर्ग को वो वड़ाई उस दूरी से पकड़कर लानी पड़ी। ये सच्चाई सुनकर ना बामा की वो मासूम हंसी पल भर में गहरी उदासी और गुस्से में बदल गई। सिर्फ इसलिए कि उनके पास 4 पैसे ज्यादा हैं, क्या इसका मतलब है कि उनमें इंसानियत की भावना ही नहीं बची? दोस्तों, ये शब्द बामा के अंदरूनी गुस्से को बखूबी बयां करते हैं। वो बेहद आहत थी। एक सम्मानित बुजुर्ग को इस तरह बेइज्जत होते देखकर उसके अंदर इतना गुस्सा भर गया कि उसका दिल किया कि वो अभी वापस जाए और उन वड़ाइस को खुद अपने हाथों से छू ले। ये था उसके दिमाग में आई बगावत का पहला ख्याल। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, पाथ्स ऑफ रेजिस्टेंस। इन दोनों कहानियों को अगर हम ध्यान से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। चाहे अमेरिका की ज़िदकाला सा हो या भारत की बामा, दोनों के बचपन ने सिस्टम के अत्याचार को देखा और सहा। लेकिन जो बात इन्हें जोड़ने के बाद भी अलग बनाती है, वो ये है कि इस अन्याय के खिलाफ खड़े होने का दोनों का तरीका अपना अपना था। वैसे बामा ने आगे चलकर जिस ऑटोबायोग्राफी में ये किस्सा लिखा, उसका नाम जानते हैं क्या है? करुक्कू। करुक्कू का अर्थ होता है पामीरा के पत्ते, जिनके किनारे किसी आरी की तरह तेज और धारदार होते हैं। लेकिन इसका एक और अर्थ भी होता है, नयापन या किसी चीज का बीज। इनाम उनके अनुभव का क्या शानदार प्रतीक है ना? एक तरफ भेदभाव का दर्द जो धारदार पत्तों की तरह चुभता है, और दूसरी तरफ सशक्तिकरण का वो नया बीज जो उस दिन उसके अंदर कहीं बो दिया गया था। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ज़िदकला सा ने जिस अत्याचार का सामना किया, उसने फिजिकल फोर्स के जरिए उनकी आत्मा को कुचल दिया। एक बच्ची को बांधकर उसके बाल काट दिए गए। वहीं दूसरी तरफ बामा के भाई अन्नन ने उन्हें बिल्कुल एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो लोग खुद हमारा सम्मान करेंगे, और बामा ने वही किया। अपने गुस्से और उस अपमान को उसने अपनी ताकत बनाया। उसने किसी पागलपन की तरह पढ़ाई की, क्लास में फर्स्ट आई, और इस सारे अपमान का जवाब अपने ज्ञान और अपनी कामयाबी से दिया। तो चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए खुद से एक बड़ा सवाल पूछते हैं। क्या बचपन में सहे गए किसी भी अन्याय से ही आगे चलकर विद्रोह के बीच पनपते हैं? ज़िदकला सा और बामा दोनों की कहानियां हमें यही बताती हैं कि सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की शुरुआत अक्सर किसी मासूम बच्चे की आहट हुई आत्मा से ही होती है। एक ऐसी आहट जो आगे चलकर किसी बेहद बड़े बदलाव का बीज बन सकती है। इस सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के बारे में जरूर विचार कीजिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ।